नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। इस वक्त तो हम टेमरिया गांव में है। केदार घाटी का एक खूबसूरत गांव है टेमरिया, वहां पे मौजूद हैं। और अक्सर हम पहाड़ में स्वरोजगार की बात करते हैं और बहुत सारे ऊर्जावान नौजवान हैं जो इस दिशा में बेहतर कार्य भी कर रहे हैं। और न केवल वो खुद के लिए स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं बल्कि अपने साथ कहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक नौजवान है जो पिछले 10 सालों से स्वरोजगार की अलग जगाए हुए हैं और कहीं युवाओं को अपने साथ रोजगार भी दे रहे हैं। कपिल शर्मा जी हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अभी हम कपिल शर्मा जी के ही डेयरी और ये तमाम अन्य चीज़ें भी ये कर रहे हैं, सभी चीज़ों से आपसे रूबरू करवाए। लेकिन अभी फिलहाल हम उनके गोदाम में हैं और पीछे आप देख भी पा रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पे गायें हैं। और पिछले 10 सालों से वो इस कार्य को भी कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम उनके हैं। सभी कामों से आगे हम रूबरू करवाएंगे कि क्या क्या वो काम कर रहे हैं, किस तरह से पूरी ये जो उनकी श्रृंखला है, कब से वो शुरू किया उन्होंने। पहले तो सर शुरुआत बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ था गाय को लेकर। आप पहले बात, जब मैं स्कूल लाइफ में था तो तभी से मैं छोटे स्तर पे ही काम घर पे करता था, तो मेरा शौक भी था ये शुरू से ही। उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए बाहर गया, मैंने जॉब भी की 2-3 जगह, समझ में नहीं आया। फिर मैं 2013 में परमानेंट घर आ गया था। तो 2013 में हमने सब्जी का काम स्टार्ट किया था और उस साल तो आपदा भी आई थी, पर फिर भी कुछ सब्जी हम बेच नहीं पाए, पर फिर भी हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल गया था, एक मोटिवेशन मिल गया था उस काम को करने के लिए। तो धीरे धीरे हमने सब्जी को आगे बढ़ाया, सब्जी से हमने जारी किया था ये चीज़। फिर मटर में, हमारे यहाँ मटर बहुत अच्छा निकलता है, उसने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। तो फिर 2016 में हमने डेयरी लगाई। डेयरी इसलिए लगाई क्योंकि गोबर की बहुत समस्या हो रही थी, तो उसके लिए हमने एक गाय से शुरू किया। सोचा था कि गोबर के लिए कर रहे हैं, पर डेयरी में अच्छा मुनाफा है क्योंकि डेली की इनकम आती है इसमें। तो उसके बाद हमने डेयरी का काम बहुत बढ़ाया। आज की डेट में हमारे पास 14-15 बछड़े बुछड़े लगा के सब गायें होंगी। तो इसमें हम सेल भी बढ़िया करते हैं, हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे बछड़े जाते हैं लोगों के बीच में। तो आज तो हमने काफ़ी बड़ा इसको, अब तो एकीकृत कृषि प्रणाली पे बना दिया है इसको। काफ़ी वेरिएशन आ गए इसमें, हमने बगीचे ऐड कर दिए हैं और सब्जी का हमने बड़े स्तर पे कर दिया है, दालों का कर दिया है, फिश पॉन्ड बना दिया है, पोल्ट्री का कर दिया है। क्योंकि इन सब थोड़ा सा मैं गाय पे बात करूंगा। बहुत सारे हमारे पहाड़ में जो बेसिकली बद्री गाय पे ज़्यादा लोग गांव गांव घरों में रहते हैं और उस पे दूध, हालांकि क्वालिटी उसकी अच्छी होती है लेकिन दूध कम होता है, व्यावसायिक तौर पे नहीं कर पाते हैं। आपने अलग अलग नस्लों की गाय यहाँ पर रखी, किन नस्लों की है, कितना दूध आप पर डे निकाल देते हैं, कितना मुनाफा उससे हो पाता है? मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँगा। देखो, जो हमारी लोकल ब्रीड हैं वो एक परिवार के लिए ठीक है। अब जितना कम प्रोडक्शन होगा उतनी क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। क्वालिटी क्या होती है, यहाँ पे फैट का हिसाब देखा जाता है कि इसका दूध गाढ़ा है। अब जिस गाय खा तो वो पूरा ही रही है, लगभग आप देखते होंगे लगभग 20-30 किलो तो वो खा ही लेती है और प्रोडक्शन आपको 2 किलो या उतना ही मिलता है। तो नस्ल सुधार तो हमें करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके दूध की क्वालिटी खाने पे निर्भर करती है। हमारे फार्म का वेस्ट ही हम गाय को देते हैं, पेड़ हो गए, ये हो गए, और इसी का देते हैं ज़्यादातर। प्रोटीन का हमारा मेन सोर्स थोड़ा हमें बाहर से देना पड़ता है क्योंकि घास में इतना प्रोटीन नहीं आता, तो सिर्फ वही चीज़ हमारी बाहर से आती है और सारा हमारा लगभग फार्म में ही होता है। चाहे हमारी अभी बंद गोभी कट रही है आजकल, तो उसका जो बीज का निकाल के बाकी जो हमारा घास बनता है वो सीधे गायों के लिए आता है। तो जो प्रोडक्शन है वो अपने आप ही बढ़ जाती है और आपकी लागत कम हो जाती है। इंटीग्रेटेड में ये फायदा होता है। दूसरी आप बात बोल रहे थे कि नस्लों का, हमें उच्च गुणवत्ता की नस्लों पे काम करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास ये है, देसी गाय है ये भी देखिए आप, इसका भी मेंटेनेंस पूरा है। तो ये जो दूध देती है 15-16 लीटर देती है। और एक एचएफ है यहाँ पे, ये इस साइड को, ठीक है, ये हमारे 25 लीटर तक चली जाती है। फर्क क्या होता है, इसका फैट बहुत ज्यादा आता है और इसका फैट कम है। दूध की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। हमारे बच्चे भी वही पीते हैं, हम भी वही पीते हैं, मार्केट में भी वही जाता है। तो ऐसा तो मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो चीजें, पर मेन वो है खान पान। जैसा हम खिलाएंगे वैसे हमें दूध की प्राप्ति होगी। मेरी गौशाला में मैं बहुत जगह सुनता हूँ कि गायें बहुत ज्यादा रिपीट होती है, मतलब टिकते नहीं है, सीमेन वगैरह। मेरे यहाँ बहुत कम, जो थोड़ा एज में ज्यादा है उसी का थोड़ा रिपीट करना पड़ता है। बाकी सब आप देखेंगे बछड़े हमने यहीं तैयार किए हुए हैं। ये बछड़ा हो गया, ये बछड़ा यहीं तैयार होता है। ये बछड़ा यहीं लोकल में है, ये लोकल क्रॉस में है ये बछड़ा। ये 20 लीटर इसने हमें दूध दिया है फर्स्ट टाइम पे। हम सोच भी नहीं सकते कि पहाड़ में हम इतनी उपलब्धि लेंगे। इसके पीछे ये जर्सी है, ये देखेंगे आप, थोड़ा सा आगे भी दिखाएंगे हम। हाँ,
ये वाला जो है ये जर्सी क्रॉस है, ये इसकी माँ है। तो हम क्रॉस रखते हैं, क्रॉस इसलिए ज्यादा रखते हैं क्योंकि इनमें बीमारियां ना आए ज्यादा। बीमारियां अगर हम क्रॉस नहीं करेंगे, प्योरिटी ज्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनमें बीमारियां बहुत ज्यादा आएंगी। बाकी हमारे यहाँ का परफॉर्मेंस आप डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं कि वहाँ परफॉर्मेंस कैसे है। अच्छा शर्मा जी, एक चीज, विभाग, डेयरी विभाग और पशुपालन विभाग, इन विभागों से कितनी मदद मिलती है सरकारी तौर पे, अगर योजनाओं की बात करें, या जब कभी बीमार गायें होती हैं उनको सुधारने की, उनको ठीक करने, उपचार के तौर पे विभागों का किस तरह के सहयोग है? मेरे को तो जो मैं डेयरी में शुरू करने के लिए बहुत डर रहा था। मेरे दिमाग में ये डाला गया कि कौन दूध निकालेगा, कौन, मतलब 1 साल तक मैं डेयरी शुरू कर ही नहीं पाया। जो होता है ना यहाँ पे माहौल इस हिसाब का होता है कि आदमी को सबसे पहले डिमोटिव, कौन दूध निकालेगा, दूध निकालने की बहुत आफत होती है, ये वगैरह, तो मैं शुरू कर ही नहीं पाया। हाँ, तो एक दिन डॉक्टर साहब आए, हमारे यादव जी हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं चंद्रापुरी में, तो वो आए, बोला यार कपिल, इतना तू लोगों को दे रहा है, गोभी कट रही तेरी, इतना बाहर जा रहा है, ये घास तू, मैं लोगों को बुला ले जाओ उठा के, इस बार कहाँ फेंकना मैंने ये। तो उन्होंने कहा घास तेरे पास, डेयरी तूने बना रखी, क्यों नहीं शुरू कर रहा है? तो मैंने बोला तो सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। बोला दूध निकालने का तो 1 मिनट का काम है, रियल में वही है, दूध निकालने की कोई समस्या नहीं है। आज तो मशीनें भी हो गई हैं, सब चीज हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन है खाने का, उस गाय को बहुत ज्यादा फूड चाहिए ना, 3 टाइम उसका देख रेख में और खाने में ज्यादा लगता है। और सबसे बढ़िया काम है, सिर्फ आदमी थोड़ा बॉन्डेशन में आता है, पर अगर हम एक परिवार में 5-7 लोग हैं तो आसानी से हम डेयरी से बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए प्योरिटी। हम बाहर, मतलब बाहर के दूध जो हमारे पास आ रहा है वो 3 महीने पुराना भी हो सकता है और 3 साल पुराना भी हो सकते हैं। हमने प्लांटों में देखे हुए हैं, पहले पाउडर फॉर्म में डाला जाता है, फिर उधर। सबसे पहले ये है कि अपनी सेहत तो ठीक रहेगी। डेयरी विभाग और इनसे कितनी योजनाओं की, डेयरी विभाग से हमारा पूरा मेडिकल जितना ट्रीटमेंट है वो सारा उससे मिलता है, और बाकी मार्केटिंग हमारी खुद की है, सारा हम खुद बेचते हैं। तो हमने दूध के कार्य पे कितने लोग अभी रखे हुए हैं? ये 2 आदमी, एक हमारी माता जी इनका खान पान देखती हैं, और एक लड़का है वो दूध सप्लाई भी करता है और दूध निकालने का काम भी उसी का है। चलिए, तो फिलहाल इस आपने डेयरी का तो समझ लिया होगा कि किस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट इनका है और क्या कितना लाभ इनको मिल रहा है और कैसे ये पूरा इसको संचालित कर रहे हैं। आगे की तरफ लेके चलते हैं कि आगे ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। टमाटर की खेती में इस वक्त तो हम मौजूद हैं और जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कपिल शर्मा ने पिछले 10 वर्षों से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये टमाटरों की खेती यहाँ पे इन्होंने कर रखी है और बहुत सारा उत्पादन इस वक्त यहाँ हो रखा है। और मुझे लगता है कि करीबन एक सप्ताह के भीतर ये जो टमाटर हैं ये पक के तैयार हो जाएंगे बिकने के लिए। और इसके साथ साथ गोभी की फसल इन्होंने लगाई है, शिमला मिर्च की फसल इन्होंने लगाई है। थोड़ा जान लेते हैं। बहुत अच्छा, आपने, मैंने पॉली हाउस के अंदर भी देखा था कि वहाँ पर भी अच्छा हो रखा है, यहाँ भी खुले में भी आपने टमाटर लगाया। कितना उत्पादन हो जाता है, कितने क्षेत्रफल में आपने लगाया? जो हमारा यहाँ पे ज़्यादातर बेसिकली रिसर्च भी होती है, जैसे वैरायटियों पे और उस पे कौन से टाइम पे कौन सी फसल सही परफॉर्म कर रही है वो भी है। जैसे आपने देखा होगा कि बंद गोभी हमारी आजकल निकल रही है, तो इस साल टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहा है तो इसलिए लेट तक चल रही है बंद गोभी, और टमाटर थोड़ा स्लो चल रहा है, पर ये भी 10-12 दिन में शुरू हो जाएगा। जो हमने ये वैरायटी लगाई है, हम कोशिश करते हैं कि बरसात में ना जाए हमारा टमाटर, क्योंकि बरसात में जाएगा तो बहुत बीमारी। आप देख रहे होंगे पौधे हमारे जो हैं वो छोटे छोटे हैं, तो हमारा जो ये वैरायटी है, ये छोटी वैरायटी हमने जो लगाई है इसलिए लगाई कि जल्दी हमें उत्पादन देके और जल्दी ये पौधा हमारा निपट जाए, क्योंकि बरसात में आएगा तो श्योर है कि टमाटर में हमारी बीमारी आनी है। तो दूसरा आपने देखा होगा फ्रांसबीन हमने लगाई हुई है। फ्रांसबीन भी हमने 2 वैरायटी यहाँ पे लगाई हुई हैं, एक तो जो नॉर्मल आती है और एक इस बार हम मरलोडा लाए हैं जो मतलब बेल की तरह चढ़ती है, तो वो भी हमारा ट्रायल में है। अगर वो बढ़िया चलती है तो आसपास के और भी किसान उससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा हमारा शिमला मिर्च चल रहा है। शिमला मिर्च हमने लेट की है इस बार ग्रोथ की वजह से। अब देखते हैं अगर बरसात में ये पार होती है तो अच्छा उत्पादन देगा ये शिमला मिर्च का भी। थोड़ा सा इस तरफ कैमरा हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं इस तरफ शिमला मिर्च की ये खेती यहाँ पे की हुई।
सब्जियों में आपने अभी क्या क्या लगा रखी है और हम कितना उत्पादन होगी? हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा थोड़ा थोड़ा दो दो नाली से ज़्यादा हम कोई भी फसल अपनी ले नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि दो दो नाली से ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होने पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग में समस्या आएगी, फिर हमें ज़्यादा लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक हमारे फार्म पे बिक जाए और जो 4-5 दुकानें हमने हर मार्केट में पकड़ी हुई हैं उन लोगों के पास हमारा माल पहुंच जाए। तो फिर हमने 2 नाली में जैसे टमाटर किया हुआ है, 2 नाली के आसपास हमने मिर्च की हुई है, 2 नाली में शिमला मिर्च किया हुआ है, 2 नाली में बैंगन किया हुआ है, 1-1.5 नाली में फूल लगाया हुआ है और भिंडी हमने थोड़ा ज़्यादा लगाई हुई है क्योंकि बरसात में एक ही क्रॉप हमारी तो लगातार हमारे फार्म को पैसा देती है। उस हिसाब से भी हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है कि जैसे हमारा फार्म का रोटेशन ना टूटे। तो हमारी जो भिंडी है, भिंडी हम सबसे ज़्यादा करते हैं, लगभग 10 नाली के आसपास में हमने भिंडी लगा रखी है। वो हमारा बरसात में हमें इनकम देता रहेगा। बाकी हमारी सारी फसलें ये है जो है बरसात से पहले ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद बरसात के बाद हमारा अगस्त में फिर बीन्स लगती है। उसके बाद हमारा मटर का बहुत अच्छा सीज़न यहाँ पे चलता है, सबसे अच्छा मटर होता है हमारा। और उससे बीच में फिर आम भी चलता है और फिर अक्टूबर नवंबर में हमारा अमरूद का सीज़न भी यहाँ पे चलता है। तो लगातार हमारे गांव से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी टीम की बहुत बड़ी सहभागिता है इसमें। जो मेरे लोग हैं, हमारे चाचा जी हैं सत्यानंद सेमवाल जी, उन्होंने हमें सिखाया। वो हिमाचल से यहाँ से माइग्रेट होके वहाँ से यहाँ आए अपने गांव में और उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ की अलग जगाए। हम तो उस टाइम पढ़ रहे थे, हमारे अंदर वही भरने वाले हैं कि भाई सब्जी भी लगा के भी पैसा आता है। उससे पहले हम सोचते थे सब्जी से पैसा नहीं कमाया जाता है। तो आज की डेट में हमने इस सब्जी से सब चीज़ प्राप्त किया है। ठीक ठाक हमने टर्नओवर तैयार किया और हम इसके अलावा कई सेक्टरों में आगे जा रहे हैं। अगले साल हम फार्म स्टे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फार्म स्टे जो हमारा टूरिस्ट आएगा वो एक फार्म की ताज़ा सब्जियाँ, ताज़े दूध और उससे बने हुए चीज़ें ले और एक एक्सपीरियंस करे कि खेती कैसे की जाती है। चाहे वो कुछ मेरे पास तो कॉल भी आती है कि आपके फार्म पे रुकने के लिए जगह है, हम देखना चाहेंगे कि प्रोडक्शन कैसे होती है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है टमाटर का पेड़ कैसा होता है या बैंगन का पेड़ कैसा होता है, दूध आ रहा है पर कहाँ से आता है ये पता ही नहीं है। तो आज का जो हमारा शहरी क्षेत्र का जो आदमी है, लोग हैं, वो अपने बच्चों को इन चीज़ों को दिखाने के लिए ऐसी जगहों पे आते हैं और हमसे बात करते हैं। तो अब हम इसको फार्म स्टे भी आगे ले जा रहे हैं और उसके बाद हमारे लोकल इकोनॉमी भी बढ़ेगी और गांव भी बढ़ेगा और ऐसे कई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होने की मुझे उम्मीद है। खैर जब हमने शुरू किया था उस टाइम पे तो हम ही बेचते थे लगभग, मुझे मतलब जो मार्केट में ज़्यादा। आज जाते हैं तो दुकान वाला बोलता है भाई साहब कब का शुरू हो गया आना, तुम अब ला रहे हैं। तो पता लग रहा है इससे कि क्षेत्र में बहुत सारे लोग ये काम करने लग गए हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से वर्ष भर फसलों का चक्र बना रखा है, सब्जियों का चक्र बना रहा है, तो उससे एक सहूलत ये हो जाती है कि वर्ष भर उससे इनकम होती रहती है और जो उनके खर्चे भी हैं वो बेहतर से वहन हो पाते हैं। और ख़ास तौर पे 10 से 12 लोगों की टीम इनकी यहाँ पे है। परिवार के सारे सदस्य खुद यहाँ पे काम करते हैं और उसके अलावा कहीं अन्य युवा पहाड़ में फलोद्यान और सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार किया जा सकता है और वही काम यहाँ पे कपिल शर्मा जी कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये आड़ू का एक बगीचा है और आड़ू के साथ साथ आम, अमरूद और जो तमाम फल इस इलाके में होते हैं उसके बगीचे यहाँ पे कपिल शर्मा जी ने तैयार कर रखे हैं। किस किस चीज़ के आपके फलों के बगीचे हैं और कितना हो जाता है आम? हमारे पास लगभग पहले तो हमने 10 आड़ू के पेड़ लगाए थे तो उनमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। तो उसके बाद हम हर साल इनको बढ़ाते गए आड़ू वगैरह, क्योंकि आड़ू इसलिए हम आजकल करते हैं कि सीज़न में इनकी काफ़ी डिमांड रहती है, सामने पे हमारे बिक जाती हैं ये चीज़ें। और इसके अलावा हमारे गांव में भी सभी लोगों ने लगभग आड़ू के बगीचे मतलब जो जो अच्छे फ्रूट्स होते हैं किसी, अब जैसे मेरे पास अमरूद के कम पौधे हैं, मतलब हमारे पास 100 हैं, तो किसी ने 500 भी लगा रखे हैं, किसी ने 700 भी, वो मुझसे अच्छा बेचते हैं अमरूद वगैरह। और आम के जैसे मैंने 100 लगा रखे तो किसी ने 150, किसी 200। तो हमारे पूरे गांव ने बगीचे में पूरा काम कर रखा है और विभाग से हमें घेर बाड़ वगैरह बगीचों में अच्छी मिली हुई है। उद्यान विभाग ने पिछली बार यहाँ पे एक आड़ू के अमरूद के बगीचे में घेर बाड़ की तो उनका काफ़ी बढ़िया उत्पादन बढ़ गया था। हमने क्या किया है कि जो हमारे बड़े बड़े खेत हैं उनमें हम सब्जी करते हैं मेनली,
और जो हमारे छोटे पेड़ वो खेत हैं और जो दूर है यहाँ पे कम आना जाना है, उनमें हमारे ज़्यादातर बगीचे लगा रखे हैं। तो उसमें अब बगीचे में सबसे अच्छा, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ता है। अब जैसे इस पेड़ को हमने एक बार साल में खाद वगैरह पानी वगैरह कर दिया तो आजकल ये 4-5 हज़ार या एक पौधा हमें दे देता है। तो ये सबसे अच्छा जो देखा है हमने पहाड़ में इनकम के लिए सबसे अच्छा सोर्स है। शर्मा जी, एक चीज पहाड़ों में अक्सर ये शिकायत रहती है कि जंगली जानवर बहुत नुकसान पहुंचा है, जंगली जानवर खेती को होने नहीं दे रहे। कितना विश्वास रखते हैं इस इलाके में है जंगली जानवर या नहीं है? अभी आप पीछे पुल से आए होंगे तो उस पुल पे देखे होंगे आपने कम से कम 100 बंदर बैठे हुए हैं। तो वो उस पुल से यहाँ की दूरी 100 मीटर है। तो यहाँ उनकी हिम्मत नहीं आती आने की, क्योंकि हमारे पास पूरा घेर बाड़ से लेके पूरे हमारे कुत्ते भी ट्रेन है और हमारा आदमी भी हर टाइम उनके पीछे लगा रहता है। देखो ये बहाने हैं, क्योंकि अगर हमें इनकम चाहिए तो हमें 8-10 घंटा काम करना पड़ेगा अपने खेतों में, जैसे हम कंपनियों में करते हैं वैसे करना पड़ेगा। काम क्या करना है, वही करना है अपने खेतों में, निराई गुड़ाई देख रेख करनी है। अब आदमी क्या बोल रहा है कि देख रेख करने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपने आप हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। और ये तो बहाना है कि बंदर, अगर हम अभी भी नहीं भगाएंगे तो आपके गांव में आज स्थिति ऐसी है कि अभी घर के अंदर की रोटी ले जा रहे हैं किसी भी गांव में, कुछ टाइम बाद वहां अंदर बंदर रहेंगे और हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। वो तो भगाने ही पड़ेंगे, या तो आप भागेंगे या तो बंदर भागेगा। बिल्कुल, चाहे बंदर है चाहे समस्याएं तो आएंगी हर काम में, ये तो प्राचीन काल से हैं। अब कई लोग बोलते हैं नीचे से छोड़े हुए हैं, यहाँ से छोड़े हुए हैं, चाहे कहीं से भी छोड़े हुए हैं, हमारी समस्या है, हमें खुद उससे लड़ना पड़ेगा और तन मन धन से लगना पड़ेगा। हम लगे 10 तो से 12 आज लोगों स्थिति की ऐसी है टीम उनकी इनकी यहाँ हिम्मत पे नहीं है, है इधर परिवार आने के सारे सदस्य खुद यहाँ पे काम करते हैं और उसके अलावा कहीं अन्य युवाओं को भी रोजगार दे रखा है। तो ये सबसे बढ़िया ये है कि घर बैठे अपने घर के नज़दीक सम्मानजनक काम वो कर रहे हैं, अच्छा इनकम वो पा रहे हैं। तो हम हर बार ये बोलते हैं कि खेती, व्यावसायिक खेती की तरफ आज के युवाओं को बढ़ना चाहिए, तभी उनको सफलता हासिल हो सकती है। क्योंकि महानगरों में भी धक्के खा रहे हैं, बहुत सम्मानजनक वहाँ पे नौकरी नहीं मिल पा रही है और अंततः पहाड़ का युवा जो बाहर जा रखे हैं, अंततः उन्हें आना पहाड़ी की तरफ होता है। हमने इसका ज्वलंत उदाहरण पिछले कोरोना काल में भी देखा है।